तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों जो हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चल रहा था क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, तो उसका ये 4th वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज़ का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए आपके बच्चों। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, ये वीडियो कह सकते हैं अभी तक के लिए इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो आप मान लीजिए। ठीक है, आगे भी मैं इसी प्रकार की इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, लेकिन बीच में और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे जियोग्राफी के लिए कई सारे बच्चे बोल रहे थे, हिस्ट्री के लिए बोल रहे थे, हिंदी के लिए बोल रहे थे, इंग्लिश के लिए बोल रहे थे। ठीक है, तो उनके लिए जो है सो कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले इसी सीरीज़ के पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने पूरे सिलेबस का MCQ नहीं देखा है, MCQ क्वेश्चंस वाला जो हमारा वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। आप बोलेंगे सर पहले ही आपने क्वेश्चन दे दिया, तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी। उत्तर की पुष्टि करना है आपको, यानी अगर आपको डिटेल में पता है तो डिटेल में बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आप सब हेडिंग्स भी बताना चाहते हैं उन तीनों के, यानी तीनों पॉइंट को बताना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों। इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है ये दूसरा वाला है, बी वाला ऑप्शन। 1956 में 53 में केंद्र के द्वारा बनाया गया था और लागू हुआ था 1956 के अंदर। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसका क्वेश्चन बना दिया कि हैदराबाद की जो रियासत थी वहाँ के शासक को डैश कहते थे, मतलब क्या कहते थे। तो वहाँ के जो शासक था उसे हम लोग निजाम कहा करते थे। क्या कहते थे बच्चों? निजाम कहा करते थे हैदराबाद के शासक को। ठीक है बच्चों, आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि असम से अलग होकर के 1972 में, ठीक है, या कह लीजिए असम से अलग करके 1972 में डैश में राज्य बनाया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1972 के अंदर कौन सा राज्य बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो मेघालय राज्य जो है सो कि असम से अलग किया गया था 1972 के अंदर और मेघालय बना था। ठीक है बच्चों, आई होप कि वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी। क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला है माल्थस का सिद्धांत, दूसरा है ब्रिटिशर्स का सिद्धांत, तीसरा है द्विराष्ट्र सिद्धांत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि विभाजन के पीछे जो सिद्धांत था वो था आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसको 2 नेशंस थ्योरी भी कहते हैं। अर्थात हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसके लिए पाकिस्तान। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का जो निर्माण है वो मेरी लाश पर से होगा, यह कथन किसका है, मतलब किसने यह बात बोला था। तो ये जो कथन बोला था ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। वो बिल्कुल ही सख्त खिलाफ थे पाकिस्तान बनने के, लेकिन नेहरू और जिन्ना लोगों ने मिल कर के राजनीति के चक्कर में जो है सो कि पाकिस्तान को अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आपके लिए है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न पूछा है आपसे बच्चों कि
कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा कर दी? ठीक है, 21 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर 1947, 25 अक्टूबर 1947 या 26 अक्टूबर 1947। तो इसका सही उत्तर ये फोर्थ वाला होगा बच्चों, 26 अक्टूबर 1947 को जो वीपी मेनन थे आपके, उन्होंने साइन करवाया और फाइनली कश्मीर का राजा जो हरि सिंह था उन्होंने बोला कि अब मैं भारतीय संघ में शामिल हो रहा हूँ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके। ठीक है बच्चों, उसके बाद वहाँ सेना भेजी गई और जो युद्ध हो रहा था उसके अंदर भारत जो है सो कि कश्मीर को बचा लिया। पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से हमला कर दिया था कश्मीर के ऊपर, उससे भारत ने कश्मीर को बचा लिया। ठीक है बच्चों, फिर भी कई सारा हिस्सा आज भी कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, जिसको POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न थोड़ा सा अपडेटेड कह लीजिए ये प्रश्न है, आपके NCERT में हो सकता है, अगर आपके पास पुरानी NCERT हो तो उसमें ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे सर नीति आयोग, तो देखिए बच्चों नीति आयोग का पहले नाम था आपका योजना आयोग। 2014 के अंदर उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया और इसकी जो स्थापना की गई थी वो हुई थी बच्चों मार्च 1950 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट है बच्चों। प्रश्न पूछ रहा है हमसे बच्चों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था बच्चों हमारा वो 1951 से लेके 1956 तक का था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्या वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्या वो समाजवादी पाई जाती है, क्या मिश्रित पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये थर्ड वाला ऑप्शन, भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही ये दर्शाता है कि हरित क्रांति सफल रहा? पहला है उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, दूसरा है फसल क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली, तीसरा है औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली, हमें फसलों के अंदर भी वृद्धि देखने को मिली, उद्योगों को विकास भी हमें देखने को मिला, क्योंकि जो अनाज था वो ज़्यादा से ज़्यादा आया, जिससे कि उद्योगों में भी बहुत हद तक इसका फ़ायदा देखने को मिला और उसका विकास देखने को मिला, बढ़ावा देखने को मिला। ठीक है, तो इसके अंदर आप लगा देंगे फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये सारे ही सही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर मुख्यतः जोर दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न इसी तरह सिमिलर ही है, मिलता जुलता कह लीजिए। इसके अंदर पूछ रहा है बच्चों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसके अंदर उद्योगों पर जोर दिया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पंचवर्षीय योजना का मुख्य मतलब क्या मतलब होता है? ये 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्तर पे रह के देखिए, मैं आपके लेवल पे बता रहा हूँ। ठीक है सॉरी, जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैं ये करूँगा, मैं घर बनाऊँगा, मैं रुपया कमाऊँगा, या मैं एक नौकरी पाऊँगा अच्छी सी, या मैं अपने बेटे की शादी करूँगा, बेटी की शादी करूँगा, ये पढ़ूँगा। ठीक है, मतलब मैं आपके लेवल की बात करूँ तो आप ऐसे सोचते होंगे आने वाले 5 सालों में अच्छे से अच्छा स्कोर करूँगा, नंबर लाऊँगा, अच्छी नौकरी पाऊँगा, अच्छा पैसा कमाऊँगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि अच्छा गर्लफ्रेंड पटाऊँगा आजकल के मॉडर्न ज़माने का ही सत्य है ये। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं। देखिए समय के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसी प्रकार से जो देश होता है, ठीक है, तो देश के अंदर भी 5 ईयर प्लान जो है, 5 साल का जो हमारा पंचवर्षीय योजना है वो लाया जाता है। उसके अंदर बोला जाता है कि कृषि को बढ़ावा देंगे, इसको बढ़ावा देंगे, इस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसे देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसके अंदर बोला गया था कि मुख्यतः हम उद्योग जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गया, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हो गए, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सबको आना चाहिए बच्चों। क्या है ये प्रश्न कि ताशकंद समझौता 1966 में डैश भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, मतलब कहाँ हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सोवियत संघ में कह लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। स्माइलिंग बुद्धा नाम से था, उसका कोड था। ठीक है, और 1998 में सफल रूप से अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार में शक्ति 98 के नाम से हमारा सफल रूप से परमाणु परीक्षण हो गया। ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, जिसका कोड था, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था, जिसका कोड था आपका शक्ति 98। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पहला परमाणु परीक्षण 1974 और सफल रूप से परमाणु परीक्षण 1998। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए, दूसरा है आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, तीसरा है पड़ोसी देशों के पास भी परमाणु हथियार है। ठीक है, जैसे कि चीन हो गया आपका, और इधर से पाकिस्तान वगैरह हो गया। तो ये सारे ही ऑप्शन सही होते हैं कि भारत द्वारा जो है सो कि परमाणु नीति अपनाने का कारण कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।